लास्ट टाइम ने क्या किया था, टोटल एनर्जी क्या थी, कलम टू आर। ऑर्बिटल स्पीड निकाल ली थी और टाइम पीरियड निकाल, अब स्केप वेलोसिटी निकाल। हम्म स्केप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? स्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या चला, अब हम्म हम इसमें एक जिसका मतलब है तो स्केप हम्म कराना चाहिए। स्केप कराने का मतलब हम इसको कितनी स्पीड दें, ठीक है, ताकि ये इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स से बाहर निकल जाए ना, बाहर निकल जाए यानी ये इन्फिनिटी पे पहुंचे, है ना। ये हमको मिनिमम स्पीड निकालनी है, मिनिमम स्पीड निकालनी है कि इन्फिनिटी पे पहुंचे, ठीक है। हम ऐसे सोच, देखो वर्क डन कैलकुलेट कर लें। जब हम इसको भेजेंगे, ठीक है, हम्म जैसे जैसे ये दूर जाएगा, लेकिन इस पे हम्म ग्रेविटेशनल पुल अंदर की ओर लगा होगा, ग्रेविटेशनल पुल हम्म इस पे अंदर, ठीक है, क्या होगा कि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना, क्या होती हम्म जाएगी, कम होती जाएगी। अब मान लेते हैं हमने स्पीड इतनी रखी कि इतनी ही दूर जाके इसकी स्पीड जीरो हो गई, लेकिन हम्म इस पॉइंट पे ग्रेविटे ये पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्टिल काम कर रहा है, ठीक है, तो ये स्केप नहीं हम्म कर पाएगा, ये इसके फील्ड में ही रह जाएगा, है ना। इसलिए हम्म हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पे से आ रहा है, और ऐसे मैंने स्पीड दी है, वो मिनिमम स्पीड दी है इसको, ताकि हम्म ये इन्फिनिटी पे जाके रुक, अब जितनी स्पीड है वो स्पीड को यूटिलाइज करते हुए मैक यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए ना। समझ रहे हम्म हो? जब ये यहाँ पे स्टॉप हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ, जो है इसको हमने ये मिनिमम स्पीड, अगर हाँ इस स्पीड से ऊपर स्पीड दे देते तो ऐसा होगा कि ये इन्फिनिटी पे भी जाने के बाद भी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, हम्म इसमें ये इन्फिनिटी पे जाने के बाद भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, तो वो हमारा मतलब यहाँ पे हम वो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी निकाल रहे हैं, थ्रेशोल्ड स्पीड निकाल, हम्म ये स्केप कर जाएगा। पर उसके ऊपर देते हैं तो भी वो स्केप करेगा, बस ये होगा कि इन्फिनिटी पे जाके उसकी स्पीड जीरो नहीं, ठीक है। ठीक है, हम्म तो अगर हम इसको समझे कि ये ए पॉइंट है ना, और इन्फिनिटी को बी पॉइंट समझे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी वर्क कहता है डन। कि टोटल एनर्जी एट ए, ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट बी बराबर होनी चाहिए। हम्म अब एनर्जी टोटल ए पे कितनी है, तो टोटल एनर्जी ए पे, बी पे टोटल एनर्जी जीरो, ठीक है, और हम्म ए पे इसके अंदर एनर्जी जो है वो क्या है, दो एनर्जी है, एक इसमें पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एट एनर्जी सरफेस तो जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी ना। नहीं, एक्चुअल में हम इसको जब फेंक रहे हैं, स्पीड से हम्म फेंक रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी तो हम्म लेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर हाँ प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस माइनस। प्लस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ऑन हम्म कैपिटल आर, ठीक है, तो हम उधर भेजते हैं, हाफ हम्म एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एम कट गया, ये भी हम्म स्पीड का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एम बाई, है हाँ ना। अब ये जो स्केप स्पीड का फॉर्मूला मैंने निकाला है, ये कहाँ से निकाला है, ये अर्थ सरफेस से निकाला है, ठीक है। हम्म तो हम चाहें तो हम ये रख सकते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर जब होता भाई है, आर स्क्वायर। ये वैल्यू रख दो तो स्केप स्पीड आ जाएगी अंडर रूट अंडर रूट टू जी आर हो जाएगा। हम्म अर्थ के लिए आती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछता है, देखो ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन हम्म के लिए यही दिया हुआ है, लेकिन मान लो ऐसा हम्म क्वेश्चन आ जाए कि एक ऑलरेडी एक सैटेलाइट है जो हाइट पे रिवॉल्व कर रही है, हम्म ठीक है। अब वो कहेगा कि हम्म इस सैटेलाइट को हम कितनी स्पीड दे दें या कितनी एनर्जी दे दें, काइनेटिक एनर्जी के, कि वो स्केप कर जाए, है ना। हाँ तो उस केस में यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है और यहाँ पे टोटल जाएगी, तो यही कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो आसानी से आंसर, हम्म को न्यूमेरिकल जब आएगा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट तब हम ऐसा न्यूमेरिकल जब आगे नहीं बढ़, तो हाँ अमन, जब वहां पे जब बॉडी मोशन में रहेगी तो वहां पे मान लो ऑर्बिट में ऑलरेडी है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी ओ स्क्वायर होगी ना। हाँ, या तो ये भी कर सकते हो कि ऑलरेडी इसकी टोटल एनर्जी जो है जिसकी वजह से ये बाउंड है,
लिख लो, हम्म, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी हाँ या तो लिख लें। हाँ ये प्लस जितनी एनर्जी तुम दे रहे हो हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में मान लेते हैं वेलोसिटी देनी है या सिर्फ एनर्जी निकालनी तो हम्म प्लस के इक्वल टू 0 ले लोगे, के की वैल्यू वही बाइंडिंग हम्म एनर्जी बराबर आ जाएगा, है ना। हम्म हम्म ये प्रॉब्लम देखिए अगला आगे हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि करने जा रहे हैं ऑफ लॉ ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी। अच्छा तो पहले एक चीज और समझ लें, कल हमने हम्म पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, ठीक है, और ये हम्म फॉर्मूला हम ऑलरेडी बार बार बता चुके हैं कि F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर है ना। हम्म अब पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो फोर्स देता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे हमने वेक्टर नहीं लगाया, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है एफ वेक्टर होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेम हम्म फॉर्मूले को अगर हम फोर्स का इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो तो हमने जी से डिनोट किया था या आई से डिनोट किया था? अगर हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाह रहे हैं या फिर चाहो तो इससे भी डिनोट, हम्म कूलॉम लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हम्म हो इसलिए हम जी से ही डिनोट करें ग्रेविटेशनल फील्ड। और हमने ये बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज है। हम्म तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये फोर्स पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है और ये चीज किससे रिलेट करती है, टेंशन से रिलेट करती है, ये बात याद आ रही है ना। यानी हम्म कि और हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे टी डॉट है ना। इंटीग्रल करेंगे तो एक प्रॉपर लिमिट लगाएंगे, ज्यादातर मोस्टली ये प्रॉपर लिमिट क्या होती थी, 4 होती थी, याद है ना। हम्म तो पीछे डेफिनेशन यही थी, 4 तक लाने में पर यूनिट मास में वही हमारा ये चीजें हमें पता थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम यूज करेंगे आगे चल बता देते हैं हम। अब हम क्या करने जा रहे हैं या एप्लीकेशन करने जा रहे हैं ऑफ ऑफ ग्रेविटी, फाइंड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड different shapes of different shapes of तो पहले मान लेते हैं क्या करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ को यूज करके अलग अलग शेप की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम्म पहला डेरिवेशन हमारा मान लेते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट शेप की वजह से निकालते हैं, वैसे ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड सेम डेरिवेशन का तरीका है सब कुछ, ठीक है। बस हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ यूज करते थे या न्यूटन्स, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक, नहीं वहां पे गॉस थ्योरम यूज करते नहीं थे। गॉस थ्योरम यूज करते थे सिमेट्रिक बॉडीज के, ठीक है ना। हम्म लेकिन जब सिमेट्री फॉलो नहीं हो पाती थी, ठीक है, तो हम गॉस लॉ नहीं यूज करते, ठीक है। जैसे एग्जांपल के, हम्म अगर मान लो मुझे एक रिंग शेप का प्लानिट है, एक ऐसा प्लानिट है जो हम्म रिंग शेप का है ना, हम्म टोटल मास मान लो कैपिटल एम हो और इसका रेडियस जो है ना मान लेते हैं, ठीक है, ये कैपिटल आर, हम्म कैपिटल आर। अब इस रिंग हम्म शेप के प्लानिट की वजह हम्म यहाँ पे मान लेते हैं इसके एक्सिस पे, एक्सिस ड्यू है टू एक्स, एक्सिस। है, इस एक्सिस हम्म पे अगर हम पूछें कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, ठीक है, फिर वो गॉस लॉ से नहीं कैलकुलेट होता नहीं तब तो कूलम्ब्स लॉ है। है। अब हम हाँ वहाँ पे देखो, वहाँ पे चार्ज रिंग होती थी, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे चार्ज रिंग नहीं है, रिंग है जिसका खुद हम्म का कुछ मास है, मास की वजह से हम्म ग्रेविटी क्रिएट होगी। अब कोई कहे कि नहीं तो इसकी, इसका हम डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं क्या? हाँ अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक। हाँ लेकिन इसके डेरिवेशन में अब आपको ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे ग्रेविटी होगी जी एम वन एम टू जी
कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते आप हम्म, कि कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, मान लेते हैं ये हम्म, डिस्टेंस पे निकालने वो स्मॉल आ रहा है, ये आप नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते हैं कि हम्म, हमने क्या बोला था कि ये जो है या तो स्फीयर के लिए फॉलो होगा और या पॉइंट मास। सही से देखें तो ये पॉइंट मास के लिए फॉलो होता है, न्यूटन लॉ ऑफ हम्म, ग्रेविटी है वो पॉइंट मास के लिए, लेकिन हम्म, स्फीयर जो है वो पॉइंट मास की तरफ बिहेव करता है। जब हम स्फीयर का डेरिवेशन करेंगे तो देखना वो पॉइंट मास वाला ही डेरिवेशन, इसलिए हम्म, हम इसको इसमें यूज करते हैं। हम इसको जो है स्फीयर में प्लैनेट्स में यूज करते हैं, ठीक है। हम्म, चलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कहीं भी किसी भी पोजीशन पे छोटा सा पॉइंट मास मान लेते स्मॉल हैं। पॉइंट मास पॉइंट की मास वैल्यू मान लेते हैं डी स्मॉल एम है, एम है, डी ठीक है। स्मॉल एम। अब इस डीएम मास की वजह से इस पॉइंट पे जो हम्म, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होगा, है हम्म, ना, इस डायरेक्शन में होगा हम्म, वेक्टर। हम्म, अब मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। इस जी वेक्टर का हम्म, फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर का फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए क्या होता है। अच्छा एक चीज और है, इस जी वेक्टर को डी जी वेक्टर नाम देते हैं या डी जी केवल नाम देते हैं। हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे डायरेक्शन, जी की हम्म, वैल्यू क्या होगी। जैसे जी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, भाई आर स्क्वायर। ठीक है। जी का फॉर्मूला होगा एम बाई और ये डिस्टेंस लेंगे जो कि ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ए होगी। स्मॉल आर अलग अलग ले लो ना, आर से एक्स ले लो, एक को आर ले लो। रेडियस है तो मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम्म, ज्यादातर हम आर डिस्टेंस निकाल रहे थे ना, ऊपर वाले को आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं स्मॉल चलो। आर। डी एम बाई, यहाँ पे स्क्वायर होता तो अंडर रूट आएगा नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। हम्म, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसके देखो हम जी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, हम्म, ठीक है। डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो डी साइन थीटा, मैंने थीटा माना है, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है डी है। कॉस्ट। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों कंपोनेंट का इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है? और फिर दोनों अगर जैसे ये कंपोनेंट की वैल्यू कुछ आई, मान लेते हैं इसको हम वाई मान लेते हैं और इसकी वैल्यू एक्स कैपिटल एक्स मान लेते हैं, टोटल फील्ड होगा वो इन दोनों का, जैसे ऐसे करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता था एफ, अंडर रूट एक्स हाँ स्क्वायर प्लस एफ वाई। होता था अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। हम्म, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, इस दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इसका अलग टोटल निकाल लेते हैं, इसका अलग टोटल निकाल लेते हैं, और फिर उन दोनों का वो निकाल लेंगे वेक्टर सम। स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे ही क्यों करना, ठीक है। हम डायरेक्ट इस डी को ही क्यों नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डी को इसलिए नहीं इंटीग्रेट कर रहे क्योंकि अगर ये कंपोनेंट तुमने यहाँ की बजाय यहाँ माना हो, तो फिर ठीक है, तो डी का डायरेक्शन कुछ और होता होता कि नहीं। हम्म, लेकिन इसके जो कंपोनेंट आते हैं, एक नीचे की ओर आता है और एक ऊपर हो, तो वो कंपोनेंट लगभग सेम डायरेक्शन में, बस इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। और इससे एक चीज और क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं डीजी साइन थीटा कंपोनेंट देखो कि अगर यहाँ पे हम डीएम इसके नीचे मानते हैं, इस डीएम, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ इसके कट जाएगा, यानी कि हम्म, मतलब इस क्योंकि ये जो रिंग है इसके सिमेट्रिक में यहाँ मास प्रेजेंट है, ठीक है। हम्म, ऐसे ही यहाँ पे जो मास अगर कंसिडर करते हो तो इसके जस्ट सिमेट्रिक में यहाँ भी एक मास, हम्म, तो डीजी साइन थीटा सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इसका इंटीग्रल हाँ, जीरो आना चाहिए। अब हम करके भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि ये जो है, तो नाम दे देते हैं हम्म, इस डायरेक्शन में जो फील्ड आएगा तो नाम दे दे रहे हैं जी वाई, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। क्या होगा, डी साइन थीटा का इंटीग्रल, है ना। अब ये हम्म, इंटीग्रल कहाँ, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए इस इंटीग्रल की, तो इस इंटीग्रल की लिमिट होनी चाहिए, देखो अगर हम डीएम यहाँ पे माने, क्या है ना, तो इसको एक चीज और कर सकते हैं, देखो डीएम को हम क्या ये नहीं लिख सकते, मान लेते हैं ये पूरा रिंग है, तो हम मान लेते हैं कि इसका मास
पर यूनिट लेंथ जो है, मास पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा है, मान सकते हैं। और अगर हमने मास पर यूनिट लैम्डा माना है और इस छोटा सा मास माना है, इसकी कुछ लेंथ होनी चाहिए, मान लेते हैं डीएल है। डीएल। तो हम इस डीएम की जगह क्या ये नहीं कर सकते हैं कि डीएम की जगह लिखते हैं लैम्डा इंटू लैम्डा डीएल। डीएल, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम क्या करने जा रहे हैं, डी जी साइन थीटा को इंटीग्रेट करें। तो जब हमने डीएल लेंथ मानी है, तो डीएल की जब हम टोटल इंटीग्रल करेंगे तो डीएल की लिमिट क्या होनी चाहिए, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और घूम के यहीं पे आएंगे, तो जब स्टार्ट करेंगे तो लेंथ जीरो होगी, और जब घूम कर वहीं आएंगे तो सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 से 2 पाई आर, और डी जी कितना है, तो एल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा ये निकाल लें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आर अपान आर आर बाई आर अपान आर स्क्वायर अंडर रूट में। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। की क्या कैपिटल है, आर स्क्वायर प्लस एक्स भी कौन, डीएल का वही आएगा, सिर्फ एल। एल का तो एल आएगा, लेकिन ये जीरो क्यों नहीं आया, तो एल की जगह पे 2 पाई आर रखें। माइनस फिर जीरो रखोगे, तो क्या रहना, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। एक सेकंड देखने कैलकुलेशन। तो लेमडा की वैल्यू हो ये रहा है कि हमने डी जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में माना, ठीक है, अब ये जो डी जी साइन थीटा है, ये डी जी साइन थीटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसमें कोई डायरेक्शन मैंने नहीं मानी, ठीक है। अब ऐसा ही जब अगर हम यहाँ पे मास मानेंगे तो एक डी जी साइन थीटा नीचे की ओर आएगा, आएगा। अब अगर हम इन दोनों को सम करें, क्या हो जाना चाहिए, डी जी 0 साइन थीटा हो जाना चाहिए, नहीं, नहीं 0 हो नहीं, जाएगा। जीरो इसलिए नहीं हो रहा, हम बता रहे क्यों नहीं, तो ये डी जी साइन थीटा है और ये भी डी जी साइन थीटा है, ठीक है। जब हम इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 2 डी साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि इसमें हम लगा दें कि ये जे कैप डायरेक्शन में है और ये माइनस जे कैप डायरेक्शन, और तब अगर ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। 0 तो वो ये रहा है कि मैंने यहाँ पे डी जी साइन थीटा लिखा है, यहाँ कोई डायरेक्शन तो ली नहीं है, तो ये जो इंटीग्रल कर रहा है ये क्या कर रहा है, ऑल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को सम कर रहा है, इसलिए ये आंसर जीरो नहीं आ है ना, लेकिन हमें जी वाई एज अ वेक्टर निकालना है ना, और वो जी वाई एज अ वेक्टर जो आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। क्यों जीरो आना चाहिए, ऐसे जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन जी वाई एज अ वेक्टर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए कि जैसे इसका सिमेट्रिक यहाँ पे है, के ग्रेविटेशनल फील्ड को यहाँ वाला कट कर दे, ऐसे ही इसका सिमेट्रिक यहाँ पे, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड मान लेते हैं, इसकी वजह से जो कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, यानी इसकी वजह से, अक्रॉस डायमीटर जो सिमेट्री होगी वो कैंसिल आउट करती चली हाँ, जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सारे साइन कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। ये इंटीग्रल इसलिए जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमने गलती की, यहाँ पे वेक्टर को इंक्लूड, डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन ये आंसर जीरो ही आना चाहिए, पक्का है, ये जीरो नहीं, ठीक है, क्यों नहीं जीरो आ रहा है, क्योंकि देखो ये है कि लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई टू ही जा रही है, और डीएल बच रहा है, डीएल का इंटीग्रल करेंगे तो एल आएगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई, है ना, ये जीरो नहीं हो रहा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन के साथ देखेंगे तो ये जीरो ही है। अच्छा, जब हम जी एक्स देखेंगे एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स जो होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ टी कॉस थीटा, कॉस थीटा। वही 0 से 2 पाई आर, ठीक है, लेकिन इसमें वेक्टर लें या स्केलर सम लें, दोनों केस में सेम आंसर आएगा क्योंकि सारे कॉस कंपोनेंट एक्सिस की, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें हम वेक्टर नहीं भी लेंगे ना तब भी आंसर वही आएगा जो वेक्टर लेने पे आता, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी जी की वैल्यू क्या है, वैल्यू है लैम्डा एल
आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन बेस है एक्स, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स। एक्स जो आएगा वो आ जाएगा अंडर सॉरी लैम्डा, और एक्स भी कांस्टेंट ही है कि ये पॉइंट कहीं भी मानते, यहाँ मानते या कहीं मानते, तो एक्स कि लैम्डा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2, डीएल का इंटीग्रल आ जाएगा 2 पाई आर, है ना। एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई आर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस लैम्डा की जगह हम वापस से लिखते हैं लैम्डा क्या है, मास पर लेंथ है, मास अपॉन लेंथ जो पाई आर है, ऐसे कर देते हैं। एक्स का फॉर्म आया एल जी, एक्स बच गया था सॉरी, एक्स एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर 3/2, क्लियर है। और ये जी m भी एक्स तो है, है, बच गया क्या, m भी तो है, हाँ एम बी एस, m बच गया। एम एक्स, ठीक है, ये जी का फॉर्मूला। अच्छा, जो जी एक्स का फॉर्मूला बना है, पहले हम एक्स आया, नीचे 2 नहीं आया। 2 आएगा, आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में 2 था ना, वो इसलिए मैं सोच नहीं तो, रहा हूँ। हाँ तो इसमें भी 2 देख लेते हैं, रुको चेक कर लेते हैं कहीं। ये ऊपर क्या, ये वैल्यू जो है, जो सेकंड लास्ट स्टेप है अमन, वहाँ लेमडा की वैल्यू रखा है क्या तुमने? हाँ लैम्डा की वैल्यू क्या है, मास अपॉन वो पाई कट जाएगा ना, हाँ तो एयर कट जाएगा यहाँ नहीं से। आ रहा है उसमें, नहीं 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, तुमको उसमें ठीक याद आ ठीक। रहा है मैग्नेटिज्म में 2 आता है, ठीक है? हाँ ड्यू टू एक्स, तो आपने सेम ही होता है, तुमने बताया था, तो वही मैं सोचा नहीं 2 हम नहीं आया देखो मेथड सेम है लेकिन फार्मूला थोड़ा बहुत तो वेरिएट कर ठीक सकते ठीक। हैं, क्योंकि वहाँ पर ठीक है, तो जो जी आएगा अंडर हम्म रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर होगा, हम्म और जी वाई तो जीरो ही है, तो हम्म यही आ जाएगा यही आ जाएगा। एम एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम्म अब ये डेरिवेशन बिल्कुल कुलॉम्स लॉ वाला ही डेरिवेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी डेरिवेशन कुलॉम्स लॉ में हैं वो सारे डेरिवेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। या ये कर सकते हैं कि जितने भी कुलॉम्स लॉ में फॉर्मूले बने हैं उन सारे फॉर्मूले को एक तरफ लिख लें, और उससे जो गॉस लॉ के फॉर्मूले बनेंगे वो इस तरफ, सॉरी इसके ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूले बनेंगे वो इस तरफ लिख लें, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस पूरा वही है जो उसमें था, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं, हम्म ठीक है। अब देखो इसमें भी हम ठीक। वही लॉजिक लगाएंगे जो वहां लगाते थे, मिटाए हम, मिटा दिया। तो इसमें देखो ये फॉर्मूला आया, अगर हम इसमें मान लेते ये रिंग है, अगर हम रिंग के सेंटर पे आए, सेंटर पे आने के लिए ओ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट है, ये डिस्टेंस मैंने एक्स मानी थी, अगर हम इस एक्स को जीरो कर दे तो हम यहाँ पे सेंटर पे आ जाएंगे, हाँ, अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो कर दे तो हम पे पहुंच जाए, ओ पे जो हम्म जी एट ओ, वो जीरो ग्रेविटेशनल है। फील्ड एट ओ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी है, ठीक है ना। हम्म एट ओ जो आएगा वो देखो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जीरो। जाएगा। ये यहाँ पे जीरो है, यानी कि इसके सेंटर पे फील्ड जीरो होगा, और वैसे भी सोच सकते हैं कि इस रिंग में यहाँ का मास इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ का हम्म मास, यहाँ का जो मास है वो इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो सब ऐसे अट्रैक्ट करेंगे ना, तो वही आना चाहिए। अगर अर्थ हम, स्फीयर के केस में भी यही रहेगा ना? हाँ स्फेयर के केस में भी यही लॉजिक लग सकता है, ठीक है। अच्छा, हम्म अगर हम एक्स इन्फिनिटी पे चले जाए तो क्या होगा, अगर हम तो भी इन्फिनिटी जीरो है। भी जीरो आएगा, कैसे जीरो आएगा, वैसे तो देखो ऊपर भी अच्छा इन्फिनिटी हाँ, नीचे भी, एक्स नीचे। हाँ, तो नीचे इनफिनिटी डिवाइड में भी। यहाँ इन्फिनिटी डिवाइड में 1/dt हम्म होता है, लेकिन ऊपर तो इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी बाई जीरो कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसमें हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लगता है, हम्म इन्फिनिटी पे हमको इसको रखना है, वैल्यू निकालेंगे एक्स एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम्म पावर बाई 2,
हम क्या हम्म करेंगे, x, आर को छोटा ले लें। हाँ एक्स क्यूब के ऊपर नीचे डिवाइड करा दो, या ऐसे कह दो, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, एम एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, बाहर आके ये हम्म एक्स क्यूब जाएगा, लिमिट जीरो क्यों ले रहे हो, लिमिट इनफिनिट लो ना। नेट लेना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स को बाहर जब निकालेंगे तो ये एक्स क्यूब आएगा, क्या आएगा, आर आर स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वन प्लस 1। करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, हम्म एम बाई इंफिनिटी हो जाएगा, आर हम्म स्क्वायर बाई इंफिनिटी एक्स प्लस स्क्वायर, ये तो वैसे ही जीरो हो जाएंगे। 1 0, क्या हम्म प्लस 1 1 हो गया, और 1 इंटू को डिवाइड करेंगे हम्म तो 0, ठीक है। हाँ ओके, क्या पता चला कि फील्ड है, सेंटर पे हम्म 0 है और इंफिनिटी पे भी 0 है। हम्म अब इसका मतलब है जैसे ही जैसे हम रिंग के सेंटर से आगे की ओर बढ़ेंगे, पहले फील्ड 0 हाँ से बढ़ेगा, ठीक, फिर और घटेगा। बढ़ के किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा होगा, हम्म फिर घटने लगे होगा, हम्म ठीक है ना, ऐसे तो कुछ हुआ होगा। हाँ हाँ अगर हम वो पॉइंट निकालना चाहें जहां पे ये फील्ड मैक्सिमम हुआ होगा, फील्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, हम्म ठीक है। अगर हम ये पूछते हैं कि ये फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना हम्म पड़ेगा, पाई एक्स को 0 लेना पड़ेगा, एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर, हम्म एक्स ऑफ जी आया था एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस पावर एक्स स्क्वायर। का हम्म डेरिवेटिव, है ना, हम्म एम बाहर निकाल लो और डिवाइड टू लगा दो, एक्स को रोका, हम्म पहले नीचे वाले को रोका, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की ओर बाई 2 को रोका, और माइनस ऊपर वाले माइनस का में किया 1 बीच में का किया बाई 2, आर स्क्वायर बचेगा, 1/2 बचेगा, के अंदर का दोबारा करेंगे तो 2x और कर देंगे तो आर स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, क्यों बात। क्या कर सकते हैं, चला जाएगा, और ये डिवाइड वाला भी डिवाइड कर रहे हो, जीरो में चला करें 0 जीरो ही हो जाएगा। पर आर वन स्क्वायर बाई टू। प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ बचेगा हम्म केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, हम्म माइनस ये बढ़ जाएगा 3x स्क्वायर, 0 में भेज दो हम्म क्योंकि इससे भी कोई खास रिजल्ट नहीं आता है, हम्म रिजल्ट क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर, इमेजिनरी रिजल्ट दे रहा है, अच्छा, आर हम्म स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हम्म आर बाई टू। प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, यानी कि रिंग से आर बाई रूट 2 डिस्टेंस पे इधर आर बाई रूट के फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, बाई रूट 2 पे फील्ड इधर उधर मैक्सिमम होगा, बाकी सब का 0 होगा, हाँ? अब इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसा दिखना चाहिए, बता रहे हैं ग्राफिकली ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, देखो ग्राफिकल वो रिप्रेजेंटेशन पहले हमने शायद उल्टा उल्टा कप। हाँ पहले देख लो, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऐसा होगा, अगर इधर हम जी ले रहे है ना, और हम्म इधर हम मान लेते हैं आर ले रहे हम्म हैं, देखो फील्ड 0 है जीरो और यहाँ पे कैपिटल आर बाई रूट, मैक्सिमम कैपिटल आर बाई रूट, फील्ड में मैक्सिमम फील्ड कुछ ऐसा होगा ऐसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये पढ़ रहा होगा ना तो मैक्सिमम हो जाएगा हम्म क्या होगा, फिर ये जो है घटने लगेगा। जीरो की तरफ जाएगा। एंट होगा, हम्म ऐसे ही बनेगा जैसे इधर बना। है ना, हम्म सेम इधर भी हम बिल्कुल मिरर इमेज। अच्छा, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये भी आप निकाल सकते हैं ना, कि यहाँ पे ये मैक्सिमम कितना है,
यही सब बातें की जाती हैं। कहाँ पे मैक्सिमम होता है, अगर मैक्सिमम ग्राफ बनना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, अगर हम यहाँ पे ई को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट ना, आर को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट, ये जो पोजीशन थी हमारी आर बाई रूट केस में, देखो हमारी रिंग थी, इस रिंग के लिए इस पॉइंट पे जो फील्ड था वो किस डायरेक्शन में था, और इस पॉइंट पे जो फील्ड था वो किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो अगर किसी एक फील्ड को तुम, अगर इस वाले फील्ड को पॉजिटिव मान, इसको तुमको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि जस्ट अपोजिट बट डायरेक्शन में नेगेटिव, है ना। ठीक है? बट या फील्ड अगर नेगेटिव हो सही से जाएगी। देखें, अगर हम सही से देखें, हम ये कहेंगे कि देखो, हम सही से देखें तो ये कहेंगे कि इस पॉइंट पे जब हमने ये डिस्टेंस आर मानी थी और इसको सेंटर माना था, तो हमारा आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, आर कैप यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। हम जी को एज अ वेक्टर फॉर्म लिखें तो जो आया है वो क्या आया था, एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया था, और 3/2। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे आर यूनिट आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये माइनस आर कैप की डायरेक्शन है कि नहीं है। तो ये कहना चाहिए कि यहाँ पे फील्ड नेगेटिव है, यहाँ पे तो, फील्ड नेगेटिव हो सकती है। अरे वेक्टर फॉर्म में तो हो ही सकती है ना, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम। नहीं तो तो उसकी बताओ, डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है जी का डायरेक्शन, ये है कि नहीं है, बोल। पॉइंट पे जी का डायरेक्शन ये है कि नहीं, और इसी सेम पॉइंट पे जी का अगर हम आर का डायरेक्शन देखें, अगर आप इसको सेंटर मान लो, तो जब तुम इस डायरेक्शन में लिए होगे ना, इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे यूनिट वेक्टर आर कैप किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। या अगर तुम आर कैप नहीं लेना चाह रहे हो, मान लो तुम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हो, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ठीक है, कि हमने पूरा डिस्टेंस एक्स के डायरेक्शन माना। तो अगर हम इसको, अमन, हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर है क्या? फील्ड तो वेक्टर ही फॉर्म है, तभी तो टोटल फील्ड वेक्टर सम से निकालते हैं। कैसे वेक्टर सम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो यूनि डायरेक्शनल है, किसी भी पॉइंट पे हो ये वर्टिकली डाउन मतलब सी की तरफ एक्ट करती है। नहीं तो हमारा अर्थ है इस पॉइंट पे हाँ, इसकी क्या डायरेक्शन है, इस बिल्कुल पॉइंट टुवर्ड पे, सेंटर है, हर पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर ही है। अगर यहाँ हम पे अगर टुवर्ड हम सेंटर टुवर्ड ही द आ सेंटर वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन है हम्म ना, डायरेक्शन की तो हम थोड़े ना कह रहे हैं। और इसमें भी तो सेंटर पे ही जा रहा है, जब इधर से देख रहा है तो भी सेंटर की तरफ, इधर से भी सेंटर की हाँ, तरफ। अब इधर भी सेंटर के, लेकिन अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे थे, जैसे मान लो इसको हमने एक्स माना था, हम्म हम एक्स मान लेते, एक्स हम्म वेक्टर, हम्म है ना। जब हम इसको एक्स माने थे तो ये एक्स डिस्टेंस दूरी पर, अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, क्या ये यूनिट हाँ, वेक्टर आई कैप इस डायरेक्शन में नहीं होगा, हम्म और जी किस डायरेक्शन में है। माइनस आई क्या? तो अगर हम जी को एज अ वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे देखो जी का तो फॉर्मूला ये है, ठीक। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं इंक्लूड करेंगे, तो माइनस आई कैप डायरेक्शन आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो निगेटिव डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, आप प्लस आई पॉजिटिव। कैप डायरेक्शन में है नहीं। का मतलब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में ग्राफ में प्लॉट करेंगे क्या बनना जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, चाहिए, हाँ, और वो ऊपर। ये वाला, हाँ, क्लियर हो गई बात। तो भाई ये ऐसा साइन के जैसा हो कर, जाएगा। अब दोनों में सही कौन सा है?
डिपेंड करता है। अगर वेक्टर वेक्टर लिखा है यहाँ पे ऐसे एरो एरो बने हैं तो थोड़ा ध्यान देना। अमन, हाँ जो इधर वाला बनाया हो फील्ड, मतलब लेते, तो ये साइन की तरह सीधा नहीं हो सकता, क्यों टर्न ही रह रहा है, ये पूछ रहे हैं। नहीं, ये सीधा मतलब ये यहाँ पे ऐसे साइन की तरह सीधा का मतलब यहाँ पे आके ऐसे नहीं जा रहा है ना। नहीं नहीं, जो लाइन सीधा नहीं बनाया वो सीधा जानबूझ के नहीं बनाया हो कि वो बन नहीं रहा है। एक्चुअल क्योंकि में वो नीचे आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना, बता रहे, ये देखो सिंपल आर यहाँ पे पे नहीं। ये जो पॉइंट था यहाँ पे टेंजेंट की तरह था कि नहीं था, हाँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जब फ्लिप हो जाएगा ना तो यहाँ पे ये जो है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरह, मतलब वो वही डिसकंटिन्यूटी जैसा। नहीं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, कंटिन्यूअस है, इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, हाँ ये रहेगा। हाँ हम्म, एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं होता वैसा कुछ, हाँ। ठीक है। ये हो गया। ओवरऑल इस एक्सरसाइज से हमने ये सीखा, तो हमने कूलॉम्स लॉ में जितने हम डेरिवेशन करते या आगे हम करेंगे, ठीक है ना, हाँ सारे डेरिवेशन को यहाँ भी निकाला जा सकता है। हमने क्या किया, रिंग की वजह से निकाला, हम इसमें हाफ रिंग की वजह से भी निकाल सकते हैं। हाफ रिंग की वजह से कैलकुलेट करके देखना, ठीक है ना, कि हाफ रिंग की वजह से कितना होगा, इन फाइनाइट वायर की वजह से कितना होगा, फाइनाइट वायर की वजह से कितना होगा, समझ रहे हो, ठीक है। या डिस्क की वजह से कितना होगा, ये कई सारे फील्ड हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब हम सारे ना कैलकुलेट करके, क्योंकि सारे कैलकुलेट करेंगे तो फिर एक एक करके कैलकुलेट टाइम लग जाएगा, तो हम सारे फॉर्मूले तुमको लिख के दे देंगे, ठीक है, ठीक। ठीक। पर देख लेना। और लेकिन हम इनको डेराइव करेंगे कुलॉम्स लॉ में, कुलॉम्स लॉ में सेम काम करेंगे डेराइव, हाँ ठीक हाँ है। कुलॉम्स लॉ में क्या, चाहे हम यहाँ कर लें कुलॉम्स लॉ में ना करें, चाहे यहाँ कुलॉम्स लॉ में करें यहाँ ना करें, कुलॉम्स लॉ में ज्यादातर क्वेश्चन उसके रहते हैं कि इनफाइनाइट वायर हाँ, की वजह वही से से फील्ड करना। लिखो, फाइनाइट वायर की वजह से फील्ड का डेरिव क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं रहता है, इसीलिए हाँ वहीं हाँ, पे उसको एक्सरसाइज है। यहाँ पे सिर्फ ठीक। ये हमने करके दिखा दिया कि हाँ सेम प्रोसेस। यहाँ भी फील्ड निकाला जा सकता है। और ग्राफ बनाने में इस चीज का ध्यान रखना, मोस्टली ग्राफ ऐसे रहते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्राफ क्या रहते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म नहीं दिया होता है, ऐसा वेक्टर वेक्टर नहीं लिखा होता, ग्राफ ऐसे ही। लेकिन अगर वेक्टर है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन का फिर उल्टा हो जाएगा। अगर वेक्टर में तुमने ये वाला अमन, टिक लगा दिया तो आगे बढ़ो। अमन, हाँ, कूलम्ब्स लॉ से तो हम वही क्या नाम फोर्स कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट चार्ज के बीच में। फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम किसी पॉइंट चार्ज सॉरी यूनिट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, वही फोर्स फील्ड बन जाता है। ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, पर यूनिट चार्ज। ठीक है। वही फोर्स में जब दूसरा चार्ज 1 कूलम ले लेंगे तो वो फील्ड बन जाएगा। वही तो हम यहाँ ठीक। भी कर रहे हैं। यहाँ हम ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशन लॉ जो है हमारा हम्म, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हम्म, फोर्स के लिए है, लेकिन हम जब दूसरे हम्म। मास को यूनिट माने ले रहे तो वही ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फॉर्मूला। फर्स्ट फोर्स पर यूनिट मास। हाँ, मास, तो दूसरे मास को 1 यूनिट मान लो, वही फोर्स हम्म, पर मास क्या बन जाएगा, फील्ड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो हम्म, लिख रहे हैं ना ऐसे, हम्म। कैपिटल जी एम आई आर आर स्क्वायर स्क्वायर। पर पॉइंट हम्म, ना हम्म, लिख रहे हैं, एक्चुअल में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है, हम्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ हम्म, बता देते हैं। टॉपिक है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, पहले ही बताया था, क्योंकि हम्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है, फर्स्ट हम्म, स्क्वायर लॉ को फॉलो, फर्स्ट स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हूँ और उसमें गॉस लॉ लगाए, हम्म, तो हम पहले डेराइव करके देख लेते हैं का रिजल्ट क्या आएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स, हम्म। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज q upon epsilon नॉट, है ना। हाँ ऐसे ही नहीं, हम क्या टोटल करेंगे, चार्ज इंक्लूड, हाँ, 1/epsilon टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट हाँ, सरफेस। अब वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना होके ग्रेविटेशनल फ्लक्स मान लेते हैं, हम्म, ये कोई क्लोज, है ना, और हम्म, यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट मास रखा हुआ, हम्म, अब इस पॉइंट मास की वजह से इस पॉइंट पे हम्म, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इस पॉइंट पे, है ना, हम्म। के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इसके सेंटर की तरफ है, हाँ। ई वेक्टर, और आगे बढ़ा लेते हैं, इनवर्ट होगा, ठीक है।
और सेम पॉइंट पे अगर हम एक एरिया वेक्टर मान लें, स्मॉल एरिया वेक्टर, हम्म नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है ना, तो एरिया किस, तो मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ये है, यस वेक्टर इसका एरिया वेक्टर, हम्म और ये डिस्टेंस जो मैंने मान लेते हैं आर है, ठीक है, हम्म ये एंगल थीटा है, थोड़ी देर हम्म क्या होगा, ये अंदर की ओर है वेक्टर, तो अगर हम यहाँ पे ऑल फ्लक्स निकालें, मान लेते हैं हम पाई डी टी निकाले, फ्लक्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फ्लक्स निकाले, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे वहां पे फ्लक्स का फॉर्मूला होता था ई डॉट डी एस, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था डॉट डी एस एरिया वेक्टर, वैसे ही यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला होगा जी डॉट डी एस, ठीक है, ये स्मॉल फ्लक्स, सरफेस इंटीग्रल। हाँ जो नेट फ्लक्स होगा तो इसका क्लोज इंटीग्रल होगा सरफेस पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम आगे करेंगे, तो पाई आएगा आएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ, अच्छा जी क्या है, तो क्योंकि ये मैंने पॉइंट मास माना है, तो इस पॉइंट मास की वजह से यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी, अच्छा जी डॉट डी एस को पहले तोड़ लेते हैं, जी डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं जी डी एस, ठीक है, और जी और डी एस के बीच में अगर एंगल देखें तो देखो ये एंगल अगर मैंने थीटा माना है, तो ये एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा होना चाहिए, यहाँ पे जी डी एस कॉस 180 माइनस थीटा है ना, पाई जी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस यस माइनस जी cos थीटा, ठीक है, अब जी की वैल्यू लिख ले, टू की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि ये पॉइंट मास है तो जी की वैल्यू हम कूलॉम्स लॉ, सॉरी कूलॉम्स लॉ बोल रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख सकते हैं, क्या होनी चाहिए, कैपिटल जी स्मॉल एम ऑन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, ठीक है ना, cos थीटा एक्स जाएगा, यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, तो माइनस एम कांस्टेंट, क्योंकि आर कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमने इरेगुलर बॉडी मानी हमने, ये क्लोज्ड है क्लोज लेकिन इरेगुलर है, अगर ये एरिया यहाँ की वजह यहाँ मानते तो आर कुछ और होता है ना, ये हम आर को बाहर नहीं निकाल सकते, इंटीग्रल ऑफ यस cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो अगर हम इस ds को इस पॉइंट से ज्वाइन करें, ठीक है, यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल एंगल बनना है, हम सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल एंगल बनना है जो हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल का अगर फॉर्मूला याद हो तो यही होता है ds cos बाई r, है ना, वाई जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी एम ठीक, अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू याद है, नहीं याद है, ठीक है, इसको पहले यहाँ समझ लेते हैं, ऐसे सोचो हम एंगल और सॉलिड एंगल दोनों का एक एनालॉजी ले, है ना, पहले हम एंगल को, एंगल हम जानते हैं कुछ ऐसा होता है फिगर, यहाँ से यहाँ जाते तो एंगल बनता है, अच्छा हम बार बार ये एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट किए और हम एक सर्कल में चल रहे हैं, हम यहीं आ गए, तो टोटल एंगल ट्रेवल्ड कितना होता था, 360 डिग्री, जिसे हम क्या कहते थे, 2 पाई कहते थे, अच्छा, यानी कि अगर हम एक सर्कुलर पाथ पे वापस आए तो टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है, अच्छा अगर हम सर्कुलर पाथ की जगह मान लेते कोई इरेगुलर पाथ लेते, ऐसे जाते ऐसे घूम और फिर वापस आते, तो टोटल एंगल कितना ट्रेवल होता, 2 पाई, अभी 2 पाई होता, क्यों 2 पाई होता, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मान लो हम यहाँ चले और जब हम इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो एक्चुअल में एंगल ट्रेवल ही नहीं हो रहा है, या तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम किसी भी क्लोज पाथ पे के अंदर, जैसे मान लो ये क्लोज पाथ है,
के अंदर एक सर्कल एज्यूम कर सकते हैं, और इस सेंटर पे सर्किल टोटल एंगल 2 पाई ट्रेवल करेगा, और कोई भी पार्ट ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है तब जो छूट जाए इस सर्कल से। तब इस पाथ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो इस सर्कल की से छूट जाए, यानी कि जितना एंगल ये सर्कल सेंटर पे ट्रेवल बना रहा है उतना ही एंगल ये क्लोज पाथ भी बना, यानी 2 पाई बनाना। क्लियर है? हाँ अब इसी को हम 3 डायमेंशन में ले जा रहे हैं सॉलिड एंगल के लिए। देखो, अगर हमारे पास एक स्फीयर होता, ठीक है, और स्फीयर के सेंटर पे अगर हम टोटल सॉलिड एंगल देख रहे होते, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है टोटल एंगल अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर। 2 पाई r हो जाएगा। अच्छा, नहीं याद आ रहा है? ये याद है ना फॉर्मूला है, एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर में किसी पॉइंट पे अगर हम डीएस वेक्टर माने, क्या ये डीएस वेक्टर सेंटर से नहीं जाना चाहिए? क्योंकि स्फीयर की ये खासियत है कि इसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल जो होगा वो उसके सेंटर से जाएगा। हाँ चलो, तो ये जो डीएस वेक्टर है ये बिल्कुल इस सरफेस के नॉर्मल भी है और इसको सेंटर से ही जाना चाहिए। अच्छा, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो ये डिस्टेंस आर ही होगी, कैपिटल आर होगी। हाँ अब अगर ये इंटीग्रल हम निकालें, इंटीग्रल निकालें यस आर स्क्वायर, और तो यहाँ कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों कॉस थीटा 0 होना चाहिए? हम ये स्मॉल एंगलों में यहाँ कॉस 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम सेंटर से आर मानेंगे, ठीक है, आर और डीएस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? 0 डिग्री ओवरलैप बनेगा। करेंगे तो एंगल 0 होगा। एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, डीएस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इस पॉइंट से हम मान लेते हैं सॉलिड एंगल निकालना चाह रहे हैं। इस पॉइंट से जब हम आर मानते थे, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होता, ये एंगल जो होता था उसी का कॉज यहाँ पे। लेकिन स्फीयर के केस में ये एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखो स्फीयर के लिए ये आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, हाँ और डीएस का इंटीग्रल क्या होगा? तो डीएस क्या है? सरफेस एरिया। ये हमने छोटा सा एरिया यहाँ पे माना, और जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा जो कि 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई r आर स्क्वायर कट जाएगा, वो तो तो तब 4 होगा पाई। जब हम स्फीयर मान के चल रहे हैं। तो अगर हम स्फीयर के लिए उसके सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल निकाले तो कितना आना चाहिए? 4 पाई। अमर, हाँ, फिर यहाँ पे जो हमने सरफेस लिया तो आर्बिट्री शेप का लिया था, कोई स्फेरिकल तो लिया नहीं था। यहाँ पे ना, हाँ हाँ ठीक है, अभी हम इसको इससे रिलेट कर रहे हैं। फिलहाल ये हम कह रहे हैं कि स्फीयर के लिए अगर हम टोटल सॉलिड एंगल निकाले, सेंटर पे 4 पाई हाँ, टीआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना हाँ चाहिए। होना चाहिए। अब देखो, किसी भी इरेगुलर सरफेस, कोई भी इरेगुलर सरफेस है, अगर वो क्लोज्ड है, ठीक है, हम्म और उसके किसी भी पॉइंट पे तुम खड़े हो, और अब जहां पे तुम खड़े हो अगर तुम अपने चेहरे पे पूरा एक स्फीयर अज्यूम कर लो, तो क्या वो स्फीयर तुम्हारे पूरे फील्ड ऑफ व्यू को रोक देगा कि नहीं रोक देगा? रोक देगा। क्या उस स्फीयर का कोई भी एक ऐसा पार्ट होगा जहां से तुम आउटर जो भी क्लोज बॉडी जिसके अंदर हो, मान लो तुम एक क्लोज रूम के अंदर हो और तुम अपने पूरे अब चेहरे पे पूरी आंखों के ऊपर एक स्फीयर मान लो, लेकिन या अपनी बॉडी पे एक स्फीयर मान लो, तो क्या समझ उस गए हम, स्फीयर से आप क्या कहीं से कहना भी चाह तुम रहे हैं। रूम को देख पाओगे? समझ गए आप क्या कहना चाह रहे समझ गए हैं। ना? मतलब जैसे यहाँ पे हम क्या करें कि कोई भी इरेगुलर पाथ हो, लेकिन जब वो क्लोज होता है हाँ तो टोटल एंगल ट्रेवल 2 पाई होता है। हाँ वैसे ही कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर सरफेस क्लोज है तो उसके किसी भी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल जो होता है वो हमेशा 4 पाई ही होता है। क्लियर है? हाँ तो उसका मतलब सीधे सीधे ये है कि हम इस इंटीग्रल की जगह 4 पाई लिख देंगे और कुछ नहीं कहना चाहते। पाई जी जो आएगा वो -4 पाई एम आएगा, ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट मास के लिए किया था, तो अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो ये -4 पाई जी हमारा कांस्टेंट हो गया और समेशन ऑफ ऑल मासेस लिख, ठीक है? ठीक है। जैसे वहां पे समेशन ऑफ ऑल चार्ज, वहां पे क्या होता था? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? इलेक्ट्रोस्टैट्स में था पाई जी क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी पाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, हाँ यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह आ रहा है -4 पाई जी, ठीक है? ये हमारा बन गया गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? अब
अब हम क्या कर रहे हैं, इस गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके, ठीक है, स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहें, क्या आएगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या करने जा रहे हैं, निकालेंगे ग्रेविटेशनल। अच्छा एक चीज और चलो ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की वजह से, हॉलो स्फीयर की वजह से भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम सॉलिड स्फीयर की वजह से मान लेते हैं। पर एक सॉलिड स्फीयर का टोटल मास कैपिटल एम, ठीक, और इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब मतलब हर जगह डेंसिटी से, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी थोड़ी देर के लिए रो मानी रहेगी, और हम इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। इस वजह से हमें एक ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर बाहर और सरफेस से निकालना हो सकता है। मान लेते हैं हम पहले अंदर निकाल रहे हैं, ठीक है, स्मॉल आर, पहला अरे पॉइंट का पहले निकालें, निकाल लें, बाद में आर की वैल्यू अलग अलग करके रख लेंगे। साइड निकाल लें, देखते रहो, साइड निकालेंगे तो साइड स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से कम होगा। हम्म अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमको गॉस लॉ लगाना होता है तो हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए होता है, ठीक, हम्म तो अगर क्लोज सरफेस हम अपनी तरफ से बनाते हैं उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, और गॉसियन हाँ सरफेस जो होती है वो सिंपल है, तीन ही यूज करते हैं, स्फीयर पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर रहेगा, मतलब सॉरी पॉइंट चार्ज वर्ड यूज कर दिया, स्फीयर हो या पॉइंट मास, दोनों के लिए हम्म गॉसियन सरफेस स्फेरिकल रहेगा। और अगर हमारा जो मास है वो इन्फिनाइट लाइन है या इन्फिनाइट शीट है, ठीक है, हम्म तो उसके लिए तो हमारा सिलेंड्रिकल होगा। रहेगा वो सिलेंडर रहेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्फीयर एज्यूम कर, और इस स्फीयर में, अब स्फीयर की खासियत क्या है कि अगर हम इसमें कोई एरिया वेक्टर मान लेते हैं डीएस, है ना, हम्म तो डीएस वेक्टर जो है नॉर्मली बनाते हैं, बनते ये सरफेस है, सेंटर जाएगा। लेकिन ये सेंटर से ही जाएगा, ठीक है ना, ये। अच्छा यहाँ पे जो डी की वैल्यू होगी आउट अंदर की ओर होगी, हम्म ठीक है, तो जी और डीएस के बीच में अगर एंगल देखें तो कितना होगा, 180। 180 होगा, डाल सकते हैं, फ्लक्स होगा आई जी, हम्म अब क्लोज, पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल फ्लक्स लिखेंगे, इस स्मॉल डीएस से जो फ्लक्स होगा जाएगा और यस, यहाँ फिर इस टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको क्लोज इंटीग्रल कर देंगे। हम्म अब हम पाई जी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई एम लिख सकते हैं ना, यहाँ एम वो मास है जो इस स्फीयर के अंदर आ रहा है, हम्म इक्वल टू, अब जी डॉट डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ जी डी एस कॉस जी कॉस 180, ठीक, तो हाँ अब देखो माइनस 4 पाई, अच्छा इस m की जगह क्या हम ये नहीं लिख सकते, 4/3 पाई आर, क्यूब इंटू रो। ठीक है, हाँ ये m मास है और इसको हम क्यूब इंटू हाँ, ये देखिए, मर रहा रोज इंटीग्रल ऑफ जी माइनस डॉट डी से। रहेगा, ये माइनस से ये माइनस कर जाएगा। अब देखो जी की वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ऑटोमेटिक, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रोज इंटीग्रल इस हटाएंगे। जी को हम इंटीग्रल के बाहर ले रहे हैं, क्यों ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जी क्या है, ग्रेविटेशनल वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है दो बातों पे कि पॉइंट के अंदर मास कितना आ रहा है और उस पॉइंट पे जहाँ पे हमको जी निकालना है वहाँ पे डिस्टेंस कितनी, ठीक है, तो अगर ये ds वेक्टर यहाँ की बजाय अगर हम यहाँ मानते तो क्या ये स्मॉल m और ये कैपिटल आर चेंज हो जाता, नहीं। या सॉरी स्मॉल आर चेंज हो जाता, नहीं, क्योंकि हमने स्फीयर माना है, स्फीयर के हर पॉइंट पे उसका रेडियस सेम रहेगा सरफेस पे, और उसके इंक्लोजिंग मास भी सेम रहेगा, इसका मतलब जी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अलग अलग होगा भले ही,
लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। इस जी हाँ। को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं, 4 पाई जी बाई आर क्यू, जी को बाहर निकालिए और डीएस का इंटीग्रल हो जाएगा 4 पाई आर। 4πr²। ये हमारा स्फेयर ही है, ठीक है ना। स्फेयर पे स्मॉल एरिया माना है तो टोटल एरिया जब इंटीग्रेट करेंगे तो स्फेयर का एरिया, हाँ। ये 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर एक बचेगा, का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4 पाई जी, तो पाई जी बाई टी आ और जाएगा। आर भी आएगा, आर और भी आएगा। पर आर आ रहा है ना, हाँ। ये हमारा हो गया किसके टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स। लेकिन अगर हम इसको मास के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या होना चाहिए, 4 पाई बाई 3 आर, और की जगह लिख सकते हैं हम मास अपॉन टी बाई कैपिटल आर क्यू, कट जाएगा आर कैपिटल, ठीक है। ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन से सरफेस पे भी हम निकाल सकते हैं, सरफेस पे निकालें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है ना। हाँ। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो जी बाई आर स्क्वायर, r²। हाँ। और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब देखो ये निकाल वही वाई है तो पॉइंट मास का है, हाँ। तो स्फेयर जो है ना वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, इंटरनल पॉइंट के लिए नहीं कर रहा है, इंटरनल पॉइंट और आ रहा है, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट या सरफेस, इसीलिए हम प्लानेट वाले जितने डेरिवेशन थे 11th में है, हम क्या करते हैं ये गॉस लॉ वगैरह नहीं लगाते, ये जी एम एम आर स्क्वायर सारे काम होते हैं। हाँ। अच्छा, जब हम आउटसाइड निकालते हैं थर्ड केस में तो क्या रिजल्ट आता है, आउटसाइड में स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता, हाँ। तो आउटसाइड के लिए मान लेते हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ के लिए हम ऐसा स्फेयर बनाते बनाते, हाँ। अब यहाँ पे जो डीएस वेक्टर लेते हैं बाहर की ओर, फिर जी वेक्टर अंदर की ओर, सारी कहानी वही बन रही जो यहाँ बन रही थी, हाँ। सिर्फ चेंज ये आता क्योंकि इस वाले स्फेयर के अंदर स्मॉल एम मास आ रहा था, और उसमें लेकिन टोटल एम आएगा। इसमें टोटल मास कैपिटल एम आ जाएगा। हाँ। जब यही पार्ट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल एम ना आके कैपिटल एम आ जाएगा, हाँ। आ जाएगा। चलो, हाँ। हमने जैसे यहाँ पे कुछ लिखा ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा जी कैपिटल जी GF एम अपॉन आर, r²। ठीक है। हाँ। अगर हम इसका वेरिएशन देखें ग्राफिकल तो कैसा दिखना चाहिए, डायरेक्शन में हम जी ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में आर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो 0, अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम कैपिटल आर यानी सरफेस पे नहीं आ रहे हैं, यानी इनसाइड वाला पार्ट देखो, साइड जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जी जो है वो डायरेक्टली आ रहा है, हाँ। यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वेरिएशन टिल सरफेस और सरफेस पे आके ये फील्ड मैक्सिमम हो जा रहा है, और कितना हो जा रहा है, इतना एम बाई कैपिटल आर है। और सरफेस के बाहर देखो, सरफेस के बाहर या आउटसाइड देखो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, सरफेस के बाहर ऐसा वेरिएशन क्लियर है। हाँ। अब हम एक और काम करते हैं, हमने क्योंकि यहाँ पे फील्ड निकाल लिया तो पोटेंशियल भी निकाल के दिखा, हम इसको बहुत जल्दी कर रहे हैं, हमको पोटेंशियल मिटा देते हैं, अब एक पोटेंशियल भी देख लेते हैं फील्ड का। एक्चुअल में हमने पीछे क्या किया था, रिंग का फील्ड बताया था लेकिन पोटेंशियल नहीं बताया, हम भूल गए है ना। हम यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक इसी तरीके से वहां पे भी पोटेंशियल निकालना और देखना उसका वेरिएशन वगैरह कैसे आ रहा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अलग अलग शेप का फील्ड क्या है और पोटेंशियल क्या है और उसका वेरिएशन ग्राफ कैसा है, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट है इस, ठीक है। पोटेंशियल निकालते हैं, देखो अब पोटेंशियल भी 3 जगह निकाल सकते हैं, बाहर, अंदर और सरफेस। तो पहले हम बाहर निकाल, आउटसाइड आर कैपिटल आर से बड़ा, देखो क्या हमारा स्फीयर है, ठीक है, मास कैपिटल है, इसका रेडियस, और मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस सेंटर,
इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना, जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं पॉइंट पे क्या करेंगे, इंफिनिटी से हम आएंगे, ठीक है ना। हमने पीछे ही बता दिया कि v का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ और यही डी आर, ये है ना। v का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ जी डॉट डी आर है। और लिमिट कहाँ से होंगी, लिमिट देखो हमें देखो जब ये फॉर्मूला लिखना चाहिए तो लिमिट लिखनी नहीं चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर जनरली देखे तो हमें ये नहीं पता कि पोटेंशियल हमें कहाँ पता होगा कहाँ नहीं पता होगा, लिमिट छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली स्फीयर के लिए लगा रहे हैं। स्फीयर क्या है, हमारा फाइनाइट शेप है, फाइनाइट शेप की वजह से हम इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, ठीक है। अगर फाइनाइट शेप है तो उसकी वजह से हम इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं या जीरो हो सकता है। लेकिन अगर शेप खुद इन्फिनाइट है, मान लेते हैं ये मास फाइनाइट स्फीयर ना होके मान लेते हैं ये इन्फिनाइट लाइन होती, इन्फिनाइट लाइन की वजह से इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस केस में हम फिर लिमिट में इंफिनिटी आर नहीं ले सकते, ठीक है। इसीलिए जनरल जब फॉर्मूला लिखते हैं ना तो सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट नहीं लिखते हैं। लेकिन इस जब हम किसी शेप के लिए लिखते हैं तो अगर वो शेप फाइनाइट है तो इसके लिए हम लिमिट लिखेंगे इन्फिनिटी से आर, मतलब हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं और आर पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो जी की वैल्यू बाहर कितनी है, तो देखो किसी भी पॉइंट पे अगर तुम देखो ये अंदर की ओर है और डी आर वेक्टर बाहर की ओर है ना, कि आर ओ सेंटर से ऐसे मान रहे हैं, ई और डी आर के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ पे आना चाहिए माइनस आर आना चाहिए। अच्छा एक चीज और थी, यहाँ माइनस पहले से भी था, याद है तुम्हें, हाँ माइनस पहले से भी था, वो हम बोल ये भी माइनस आ गया तो ये प्लस और लिमिट। अब जी की वैल्यू क्या होती है, बाहर अभी हमने निकाला कि बाहर जो है जी की वैल्यू आई थी कैपिटल जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे जो आई थी वो आई थी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल और अंदर जो आई थी आउट था इस पे था, और जो इनसाइड आई थी वो आई थी कैपिटल जी एम आर बाई कैपिटल आर क्यूब। बाहर हम देख रहे हैं ये हो जाएगा एम बाई आर स्क्वायर है जी आर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस वन बाई आर होगा। आर पहले आर रखेंगे माइनस फिर वन इंफिनिटी रखेंगे, वन अपॉइंट जाएगा आ जाएगा माइनस जी बाई आर, ठीक है। हम पहले ही निकाल चुके हैं, आ रहा है ना। इन जो है अब हम ठीक है। वैसे काम गलत कर रहे हैं, काम गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल बनाया इसलिए किया गया था कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, तो पोटेंशियल इसलिए बनाया गया था कि पहले हम पोटेंशियल बनाएं और फिर पोटेंशियल से फील्ड निकालें, ठीक है। पोटेंशियल का यही काम था, लेकिन हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि फील्ड से पोटेंशियल क्या काम था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट साइड निकाल लिए तो सरफेस पे जो आना चाहिए वी एस वो आना चाहिए माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, बस आना चाहिए। ये दोनों वैल्यूज यहाँ लिख लेते। साइड जो साइड आया पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर आया, इस पे पोटेंशियल आया वो माइनस बाई कैपिटल आर है। अब हम इनसाइड निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है और आ रहे हैं इस पॉइंट पी पे हमें क्या करेंगे, जैसे हम अपने रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी मान लें, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी आएंगे और यहाँ पर, ठीक। अच्छा देखो जब हम इन्फिनिटी से आ रहे होंगे तो ये होगा वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, और डी आर हमारा इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ठीक। सब कुछ क्या आना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ माइनस ए आर डॉट क्या आना चाहिए, और अगेन 180 डिग्री एंगल बनना है तो यहाँ पे वही चीज आ जाएगी आर
ये बात समझ आ गई। हाँ अब यहाँ पे जी की क्या वैल्यू यूज, तीन में से कौन सी इनसाइड जी की वाला वैल्यू यूज यूज करें कि आंसर आ जाए? इनसाइड इनसाइड वाला वाला यूज करो हैं? ना, इनसाइड इनसाइड वाला वाला यूज अगर करेंगे। हम इनसाइड वाला यूज करेंगे तो जब हम इन्फिनिटी से आ रहे थे तब तो हम अंदर नहीं थे, तब तो जी की वैल्यू ये वाली थी। नहीं। हाँ ठीक, तो एक्चुअल में यहाँ पे ना ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो रहा है। कहाँ पे चेंज हो रहा है? इस बाउंड्री पे। तो इस बाउंड्री से पहले आउटसाइड था और इस बाउंड्री के अंदर इनसाइड है। ठीक है, तो हम इंटीग्रल की लिमिट, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ना कि लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो हम ब्रेक कर ब्रेक कर देंगे। अच्छा, तो एक इन्फिनिटी से बार कैपिटल आउटसाइड आर, वाला लगाएंगे, एक बार इनसाइड वाला हाँ, और एक मिड वाला भी इन्फिनिटी से लगाएंगे। कैपिटल आर के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एम बाई हाँ आर स्क्वायर, आर यार है ना, इसमें प्लस, और फिर हम आर से इन्फिनिटी के लिए, सॉरी आर से स्मॉल आर के लिए क्या आर से लगाएंगे? स्मॉल आर एम इनसाइड बाई वाले आर स्क्वायर, सॉरी हम आर बाई कैपिटल आर क्यूब। तो हाँ अब इसको सॉल्व आर करें। क्यूब। एम बाहर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल -1/r होगा, -1/r ए, आर हाँ प्लस बाई आर बाहर, और इस आर आर क्यूब, क्यूब आर स्क्वायर बाई आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर बाई ठीक आर स्मॉल आर। आर ठीक, हम्म बोलो हम्म माइनस बाई आर हो जाएगी। यहाँ पे अपर इन्फिनिट से सॉरी जीरो आ गया। कैपिटल आर हो कैपिटल जाएगी, आर अपर लिमिट माइनस, हम्म अपर लिखेंगे कैपिटल आर, बीच में माइनस, फिर प्लस कैपिटल जी एम बाई आर क्यूब, ठीक है, और बाई 2 भी बाहर ले लेते, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल हम्म आर स्क्वायर, अपर ये है माइनस। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई एम बाई आर कॉमन लिए, एम बाई आर कॉमन, यहाँ बचेगा एस वन, यहाँ बचेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम एलसीएम ले ले तो ये क्या हो जाएगा, बाई आर, टू आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा -2r² और -r², r² -3r² बाई 2r², ये वैल्यू हमारी इनसाइड आ गई। ठीक, तो सर आउटसाइड ये थी सर, और इनसाइड ये, ठीक है। तो डाउट है इसमें? एक चीज, ये r² और ये r चाहो तो r³ जी अच्छा एक चीज और है, देखो यहाँ हम माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कैपिटल आर ना बड़ा होगा, कैपिटल आर तो बड़ा होगा ना स्मॉल आर से, चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन लेके -gm r² माइनस स्मॉल r² बाई r³, ठीक, इनसाइड पोटेंशियल ये है, इसलिए हमने स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल निकाला क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि लिमिट ब्रेक होके यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे एक नोट सिर्फ समझने के, अगर हम चाहते साइड पोटेंशियल निकालने के लिए सरफेस को रेफरेंस मान, क्यों सरफेस को रेफरेंस मान सकते थे? क्योंकि सरफेस पे हमें पोटेंशियल पता चल चुका, ठीक। तो अगर हम सरफेस को रेफरेंस मानने होते, एच का जो फॉर्मूला बनता वो कुछ ऐसा होता, क्योंकि हम सरफेस को रेफरेंस मानने होते तो यहाँ पे आता आर से स्मॉल आर आता, हाँ डी आर ये आता, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हम सरफेस को रेफरेंस मानने तो यहाँ पे जो इंटीग्रल होता वोल्टेज का कैसे होता, ऐसे सोचो कि अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखो, वाले फॉर्मूले अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, डी टी इज इक्वल टू माइनस जी डॉट डी आर, बोलो। हाँ और जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रल कैपिटल डी का निकालेंगे। इंटीग्रल करेंगे करेंगे इक्वल टू माइनस जी डॉट डी आर का इंटीग्रल करेंगे करेंगे। अब जब हम क्या करते हैं, जब हम
लिमिट लिमिट यहाँ लगानी है। इन्फिनिटी लेते हैं तो यहाँ पे हम वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज जीरो मानते हैं, इन्फिनिटी पे वोल्टेज जीरो है, बोलो। हाँ और जब यहाँ पे लिमिट आर लेते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मान लो वोल्टेज जी वी हो, ठीक। तो जब डीवी का इंटीग्रल करते हैं तो क्या आता है, तो डीवी का इंटीग्रल जी करते है। हैं वी आता है, फिर लिमिट लिखते हैं जीरो से वी, ठीक है। और इधर जो है वो है, इसको सॉल्व हाँ, करके आता है वी माइनस जीरो, और इधर जो है वो है, तो वी की वैल्यू आ जाती है हाँ, भाई माइनस इंटीग्रल आर, है ना, और लिमिट क्या हो जाती है इन्फिनिटी से आर, बोलो। लेकिन जब हम अपने रेफरेंस को सरफेस पे चेंज करेंगे, बोलो, यहाँ पे जो इंटीग्रल होगा डीवी का, डीवी का जो इंटीग्रल होगा वो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आर पे जब वो मान लेते वी एस है, और आर पे मतलब कैपिटल आर पे वोल्टेज वी एस है, और यहाँ पे वोल्टेज है आर। जब इसको इंटीग्रल करते हैं तो डीवी का इंटीग्रल वी स्मॉल आर पे आर वोल्टेज वी, जब इसको इंटीग्रल करते हैं तो डी का इंटीग्रल वी आता, और वी में अपर लिमिट रखते वी माइनस लोअर लिमिट रखते वी एस, है ना, इंटीग्रल ऑफ आर आर जी डी आता नहीं। देखो जब ये वी एस को इधर भेजते हैं तो देखो यही कंडीशन तो बनती है, यहाँ से देखो, यहाँ हाँ से देखो, जब इधर भेजते तो माइनस वी एस इधर आके प्लस करता है, और और जब माइनस प्लस जी एम करता तो बाई आर यही वैल्यू तो रखिए। लिखते हैं, हम्म, और प्लस और आर से कैपिटल आर इसको इंटीग्रेट करते तो यही आता, हाँ समझ लो। हाँ तो इस तरीके से हमने क्या बता हमने हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जो रेफरेंस होता है पोटेंशियल निकालने के लिए, तो वो होता है जहाँ पे आप तो पोटेंशियल जीरो मानते हैं या आपको पोटेंशियल मालूम होता है। हमने डेरिवेशन किया पोटेंशियल जीरो मान के इसे, लेकिन अगर हम रेफरेंस को चेंज कर देते सरफेस से, सरफेस पे हम पोटेंशियल निकाल चुके थे, तो भी कोई वैल्यू में चेंज ना आता, ठीक। अब हम इसका वेरिएशन देख लेते हैं कैसा दिखेगा, बस देखो इसका कुछ वेरिएशन ऐसा दिखेगा। अगर हम इस डायरेक्शन में आर ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में देखो इनसाइड पोटेंशियल ये है, और हाँ अगर हम सरफेस पे चले जाए, सॉरी सेंटर पे चले जाए, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या जीरो रखने में वोल्टेज जीरो हो रहा है, नहीं, वोल्टेज कितना हो रहा है माइनस माइनस 3 3/2। एम, है ना, बाई। हाँ बहुत बार ये भी पूछते हैं कि किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, माइनस माइनस थ्री थ्री बाई टी एम टू बाई जी टू एम आर। आर होता है, ठीक है। अच्छा सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो रहा है, सरफेस पे पोटेंशियल जो भी हो रहा होगा ना, इससे क्या होगा कम ही होगा, ये मैक्सिमम है। अच्छा और देखो पोटेंशियल हर जगह नेगेटिव हो रहा है, कहीं भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा है, जीरो सिर्फ इन्फिनिटी नहीं बनना है, ये कि नहीं, क्या यहाँ एक थोड़ा सा चीज ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे ये मान ले रहे हैं कि बाकी वैल्यू कम है उससे। देखो अगर तुम कंपेयर कर लो -3, देखो यहाँ पे सरफेस पे कितना है GM/R है, और यहाँ पे GM/R सेम है, बस -3/2 है, तो ये 1.5 टाइम्स ज्यादा नहीं है। लेकिन अमन एक बात बोले, अगर नेगेटिव के कम साथ अगर देखें, हाँ, तो कम मतलब है, वो कम है तो इसलिए वो नीचे है, कम है। हाँ मतलब देखो इस पे जो आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, मान लेते हैं ये मान लेते हैं कैपिटल आर है, कैपिटल आर हाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो तुम तो, अगर तुम नंबर लिखोगी तो -1 -2 -3 वही। ऐसे ही तो लिखोगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब पोटेंशियल की बात करते हैं, तो क्या हम जब नेगेटिव साइन रहता है तो उसको मान लेते हैं हमेशा ही कि नेगेटिव होता ही है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तो कई बार पॉजिटिव भी आता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली हाँ बात पढ़ते हैं तो तो उसमें तो पॉजिटिव भी आता है। वहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, क्यों कि वहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टाइप का हो, यहाँ पे अच्छा, फोर्स यहाँ पे सिर्फ सिर्फ नेगेटिव अट्रैक्टिव है। है, ठीक है। हमने जब पीछे वर्क डन निकाला तो हमने क्या कहा था कि वर्क यहाँ पे हमको करना नहीं पड़ेगा, वर्क ऑप्टेन होगा क्योंकि अट्रैक्शन हो, है ना।
हाँ पोटेंशियल यहाँ पे हमेशा निगेटिव ही आएगा। तो उसको हम अधिक मानेंगे हमेशा, जैसे अभी तुमने नहीं बोला नहीं, कि मतलब ये मैक्सिमम हम है। नहीं कह रहे कि सेंटर पे ज्यादा या ये कम है, ये बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि देखो, अगर तुमको जीएम बाई आर प्लॉट करना है तो जीएम बाई आर -3/2 जीएम बाई आर के ऊपर होगा या नीचे होगा ये। हाँ ये चीज मान ठीक, सकते तो हैं। हम ये ग्राफ नीचे नहीं ले जा सकते ना, नहीं नहीं। यहीं से तो स्टार्ट है, ये लोवेस्ट ही है समझो, हाँ ठीक है, सेंटर पे लोवेस्ट है, और धीरे धीरे सरफेस पे आएंगे तो इतना हो जाएगा, और फिर इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम है इसका, क्योंकि इन्फिनिटी हो रहा है पोटेंशियल। नेगेटिव के साथ सोचो, नेगेटिव के साथ हाँ सोचो क्या होना चाहिए। अब मान लो यही ग्राफ देखो, वैसे ज्यादा ट्रिकी काम नहीं करते, लेकिन ट्रिकी किसी को करना हो, यहाँ v की जगह मॉड v लिखते, क्या लिखते, और r। अब मॉड। मॉड v लिख रहा है यानी कि वो सिर्फ वैल्यू जानना चाह रहा है, वो साइन से हाँ तो ऊपर की तरफ से हो भले ही जाएगा। ग्राफ ऐसे स्टार्ट होना चाहिए ना। हाँ ये तो खैर ग्राफ में आइट्रेशन है, ये सब हम लोग ग्राफ में पढ़े भी थे कि हाँ मॉड आ हाँ। जाता है तो क्या करेंगे, ठीक है। हम्म, आज यहीं तक रखते हैं, हमने क्या किया है हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमने किया है कि न्यूटन्स लॉ से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था, एक पोटेंशियल निकालना भूल गए थे तो पोटेंशियल निकालना भूल, और फिर हमने गॉस लॉ निकाला और गॉस लॉ से भी निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे शेप्स ऐसे हैं जो अभी भी अनटच्ड हैं, मतलब जिनको अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ठीक है। लेकिन हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि उन शेप का भी खुद से निकाल लो, से निकाल के एक टेबल बना लो, उसमें सारे फॉर्मूले किसका ये क्या होता है और किसका वेरिएशन कैसा आएगा, क्योंकि हमने जो निकाला वो मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है समझो, ठीक है। जहां तक किसी को अगर याद हो तो एसआई सॉरी जीआईसी के भी एग्जाम में का पोटेंशियल पूछा गया था, अंदर वाला, ये वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने डराइव कर लिया। बाकी जो भी शेप है जैसे इनफाइनाइट वायर है ना, फाइनाइट वायर है, उनके जो भी लिख लो, एक बार लिख लोगे तो हमेशा ही याद रहेगा, क्योंकि कुलॉम्स लॉ में और यहाँ पे कुलॉम्स वाले चैप्टर में और यहाँ पे और मैग्नेटिज्म में कोई खास फर्क नहीं आता, बस कांस्टेंट का फर्क है। यहाँ कैपिटल जी है, वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट अपॉन पाई होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का चेंज आएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हाँ, साथ में जो ग्राफ है वो भी सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का चेंज आएगा, क्योंकि बाकी जगह पे पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव है, ठीक है। ये सब चेंजेस आएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लेना एज अ प्रैक्टिस। आज के लिए यहीं फोटो तक भेज रखते हैं, देना। नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।